हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। तो इसमें सेक्शन है 511। एक मिनट। इसमें सेक्शन है 511, चैप्टर है 23 चैप्टर हैं। और ये कब बन के तैयार हुआ था? तो ये 1860 में ये 45 नंबर का एक्ट बना था। जब 1860 में और भी एक्ट बने होंगे, पर ये इससे पहले 44 एक्ट और बने, उसके बाद ये 45वें नंबर का ये एक्ट है। तो इसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता 1860, क्योंकि ये 1860 में बन गया था और ये 1860 में 45वें नंबर का ये एक्ट था। अब देखते हैं आगे। तो इसमें ये कब बन के तैयार हो गया था? तो कोई डेट होगी 1860 में, उस दिन ये बन के तैयार हुआ था। तो ये 6 अक्टूबर 1860 को ये बन के तैयार हो गया था। मतलब 1860 में ये बन गया था। अब एक देखते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर बताता है प्रस्तावना के बारे में। तो हमें इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंगे। प्रस्तावना अध्याय। तो अब इसका उद्देश्य बताया गया है कि ये क्यों बनाया गया था। तो ये बनाया गया भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का बंद करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है। तो ये बता रहा है कि भारत में कौन सा कृत्य अपराध है, कौन सा कृत्य की अपराध है और उसकी क्या सजा है। तो ये आईपीसी बताता है। आईपीसी तो ये इसीलिए ये बनाया गया था। तो अब देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में पहला सेक्शन कहता है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। मतलब ये संहिता का नाम क्या है और ये कहाँ तक प्रवर्तित है और इसका विस्तार क्या है। तो ये फर्स्ट वाला सेक्शन देखते हैं। तो ये कह रहा है ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? भारतीय दंड संहिता। अब इसका विस्तार कहाँ तक है? तो ये संपूर्ण भारत पे है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। तो ये अब कहाँ तक लागू है? तो ये संपूर्ण भारत पर लागू है। अब आगे देखते हैं। अब इसका सेक्शन देखते हैं 2। तो सेक्शन 2 कह रहा है भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। अब तो जो आईपीसी किसके लिए दंड बताता? तो आईपीसी बताता है कि जो भारत में के अंदर जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए क्या दंड दिया जाएगा। तो ये बताता है हमारा आईपीसी। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है? भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड। तो कह रहा है हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोक जिसका भारत के भीतर दोषी होना इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने इस संहिता में के प्रतिकूल मतलब इस संहिता से प्रतिकूल कार्य या लोप किया है जो कि भारत के भीतर दोषी है उस कार्य को करने के लिए, तो इसका दंड हम आईपीसी से देंगे। तो ये कह रहा है। अब देखते हैं थर्ड। सेक्शन थर्ड क्या कहता है? तो सेक्शन थर्ड कह रहा है भारत से परे किए गए किंतु इसके भीतर विधि के अनुसार विचारण अपराधों का दंड। तो ये कह रहा भारत से तो बाहर है किंतु भारत के भीतर उसके बारे में दंड के बारे में बताया गया है। तो उसके लिए दंड कैसे दिया जाएगा? तो कह रहा भारत से परे मतलब भारत से तो बाहर है अपराध के लिए जो व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, मतलब उसने भारत के बाहर कार्य किया है पर वो भारत की आईपीसी के तहत वो विचारण के लिए पात्र से परे किए गए किसी कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया हो। तो क्या माना जाएगा? ऐसा माना जाएगा कैसे उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है वो भारत के भीतर किया हो। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने भारत के भीतर तो नहीं, भारत के बाहर कोई ऐसा कार्य किया है जो आईपीसी के तहत क्या है? अपराध है। तो फिर आईपीसी के तहत अपराध है तो फिर उसका ट्रायल ऐसे किया जाएगा भारत में जैसे कि उसने कार्य भारत में ही किया हो। ये सेक्शन थर्ड बताता है। अब सेक्शन 4 बता रहा है राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। मतलब जो राज्य क्षेत्र है उस पर भी इस संहिता का विस्तार है। तो इसमें देखते हैं। तो पहला कहता है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के भीतर किसी नागरिक द्वारा, अगर किसी नागरिक द्वारा भारत का कोई नागरिक है उसने भारत से बाहर कोई अपराध किया है तो उसका भी ट्रायल किया जाएगा आईपीसी के तहत भारत में। तो ये बता रहा है क्योंकि वो भारत का नागरिक द्वारा किया गया है। सेकंड ये कह रहा भारत में रजिस्ट्रीकृत, मतलब भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत कोई पोत है, कोई विमान है, वो कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू। तो मतलब उसमें किसी व्यक्ति ने अगर कोई रजिस्ट्रीकृत कोई पोत है, विमान है और उस पर कोई अपराध करता है, कोई किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसका भी ट्रायल आईपीसी के तहत वो जो कृत्य करेगा वो आईपीसी के तहत अपराध होगा। ये कह रहा है सेकंड क्लॉज। अब इसका थर्ड क्लॉज बता रहा है
कि थर्ड क्लॉज बता रहा है भारत में अवस्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर, मतलब भारत में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उनको लक्ष्य बना के भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है तो उसका भी अपराध जो होगा उसे दंड आईपीसी के तहत दिया जाएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है उसने क्या किया, भारत में जो कंप्यूटर है उन्हें लक्ष्य बनाकर कोई अपराध किया है, साइबर क्राइम किया है, भले ही वो भारत से बाहर किया गया हो, भारत के बाहर से किया गया हो, तो उसे क्या मानेंगे, तो फिर हम आईपीसी के तहत उसे अपराध मानेंगे। अब ये बता रहा है कि स्पष्टीकरण दे रखे कि अपराध क्या है। तो ये बता रहा है अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया हर कार्य जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंड नहीं होता, उसके लिए दंड दिया जाएगा। सेकंड ये कह रहा है भारत साधन पद का वही आता है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा सेकंड के उपधारा 1 और खंड टा में समनिर्दिष्ट है, उसे कंप्यूटर साधन माना जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं सेक्शन, हम देखते हैं 5। तो सेक्शन 5 कह रहा है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। तो ये कह रहा है कुछ विधियां ऐसी हैं जिस पर आईपीसी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिस पर आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी, तो ये कह रहा है इस अधिनियम में कोई भी बात भारतीय की सेवा में ऑफिसर, तो किस पे प्रभाव नहीं डालेगी, जो भारतीय सेवा में कोई ऑफिसर है उस पर, कोई सैनिक है, कोई नौ सैनिक है, कोई वायु सैनिक द्वारा विद्रोह अभित्यंजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के प्रबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के प्रबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये कह रहा है जो आईपीसी है वो सबको दंड दे सकती है, सारे कृत्यों के लिए दंड बता सकती है, पर जो भारत सरकार की सेवा में कोई ऑफिसर है उनको नहीं देगी, सैनिक के लिए नौ सैनिक को नहीं देगी, वायु सैनिक को नहीं देगी, द्वारा विद्रोह अभित्यंजन से दंडित कोई व्यक्ति है उसे दंड आईपीसी के तहत नहीं दिया जाए, क्योंकि उनके पर्सनल एक्ट होते हैं, जो सेना में होते हैं उनके अलग एक्ट होते हैं, उनके द्वारा उनको सजा दी जाती है, और भारतीय सरकार की सेवा में भी जो ऑफिसर हैं उनके लिए भी अलग लॉ है, तो उनके द्वारा उसे सजा दी जाएगी। और ये कह रहा कोई स्थानीय लॉ है, मतलब कोई स्थानीय लॉ है जैसे कि हमारा कोई जैसे एमपी का कोई एक्ट है, यूपी का कोई एक्ट है, अगर उसमें अगर स्थानीय विधि में कोई अगर दंड दे रखा है तो उसके तहत उस कृत्य को उसके तहत ही अपराध माना जाएगा और उसके तहत ही उसे सजा दी जाएगी। और कह रहा है कोई विशेष लॉ है, मतलब कोई पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है किसी पर, तो फिर उसके जो कोई भी अपराध है उसके लिए अगर पर्टिकुलर लॉ बन चुका है तो उसके तहत ही उसे दंड दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे एक्ट हैं जो कि स्पेशल एक्ट कहे जाते हैं, तो उनके तहत ही उन्हें दंड दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम चैप्टर सेकंड बता रहा है साधारण स्पष्टीकरण के बारे में। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 बताता है, हम इम्पोर्टेंट सेक्शन ही करेंगे। सेक्शन 6 होता है संहिता में कि परिभाषित के अपवादों के अधीन समझा जाना। तो ये कह रहा है कि जो इस संहिता में जो परिभाषा दी गई हैं वो सारी परिभाषाएं इस एक्ट में यूज होंगी। अगर वो वर्ड अगर आगे आएंगे तो ये समझा जाएगा कि जो परिभाषा में जो बात बताई गई उसी के तहत ये वर्ड यूज किया गया है, मतलब उसी को इंडिकेट करने के लिए। और दूसरी बात ये कही गई है कि जो ये परिभाषाएं दी गई हैं वो जिसमें अपवाद दिए गए हैं उसके तहत भी आएंगे। अब आ जाते हैं 7 बता रहा है एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब देखते हैं सेक्शन 8 बताता है लिंग के बारे में। तो ये कह रहा है पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। तो ये कह रहा है आईपीसी में जो भी वर्ड दिए गए हैं वो अगर पुल्लिंग में दिए गए तो भी उसमें, चाहे वो पुल्लिंग में दिए गए हों तो भी, तो पुल्लिंग वाचक शब्द हों तब भी वो दोनों पे ही लागू होंगे, हर व्यक्ति पे लागू होंगे, चाहे वो व्यक्ति फिर नर हो या नारी हो। तो ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है वचन के बारे में। तो ये कह रहा है जो जब तक कि संदर्भ में तत्काल प्रतीत न हो, एक वचन द्वितीय शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्वितीय शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है। तो ये कह रहा है कोई शब्द अगर यूज किया गया है जिसमें एक वचन बताएगा तो एक वचन के अंदर बहुवचन भी आएगा, अगर बहुवचन यूज किया है तो बहुवचन के अंतर्गत एक वचन भी आएगा। तो ये कह रहा है हमारा सेक्शन 9 वचन के बारे में बताता है, मतलब किसी व्यक्ति को सजा दी रखी है तो एक व्यक्ति को भी वही सजा होगी, और अगर एक व्यक्ति के बारे में देखो और सजा अपराध किया 6 लोगों ने तो 6 लोगों को वही सजा दी जाएगी। तो ये कह रहा है एक वचन के अंतर्गत बहुवचन आएंगे, बहुवचन के अंतर्गत एक वचन आएंगे, बहुवचन द्वितीय शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है। अब आ जाते हैं हम 10 में पूछता है स्त्री और
पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो ये कह रहा है पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का बोध होता है, मतलब कोई भी उम्र का नर हो, मतलब चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। ऐसे ही कह रहा है स्त्री शब्द के अंतर्गत कोई भी नारी, मतलब चाहे बच्ची हो चाहे काफ़ी 60 साल की नारी हो, उसके मतलब किसी भी एज के हो तो उन्हें पुरुष और नारी समझा जाएगा। फिर आता है व्यक्ति के अंतर्गत कौन आएगा, तो व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी आएगी, संगम आएंगे, व्यक्ति के निकाय आएंगे, निगमित हो या नहीं हो भाई तब भी क्या कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय आएंगे और व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाते हैं लोक। लोक के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये कह रहा है लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय लोक शब्द समझा जाएगा, मतलब कोई भी एक समुदाय होगा उसे लोक समझा जाएगा, या कोई वर्ग होगा उसे लोक कहा जाएगा। अब ये रिपील हो गया है। आगे देखते हैं 14। सरकार का सेवक क्या होगा, तो कह रहा है सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी ऑफिसर या सेवक को अधिकतर है। तो ये कह रहा है सरकार की जो कोई सेवा कर रहा है कोई ऑफिसर, तो उसे क्या माना जाएगा, सरकार का सेवक माना जाएगा। अब ब्रिटिश ये पूछ रहा है ब्रिटिश इंडियन, ये अब देखते हैं 16। भारत सरकार, तो भारत सरकार के अंतर्गत क्या है, तो ये बता दिया, ये भी निश्चित है और ये भी निश्चित है। अब आ जाए 17। 17 कह रहा है सरकार। सरकार का मतलब क्या है, तो जो केंद्र में जो प्रेजेंट में आज की प्रेजेंट में और कोई केंद्र में सरकार है या राज्य में जो सरकार है उसको माना जाएगा सरकार। 17 में। अब इंडिया के कह रहा है कि इंडिया की डेफिनेशन बता रहा है, तो अब क्या है 31 अक्टूबर 2019 से अब जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत है। तो अब भारत के अंतर्गत क्या है, जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत। अब आगे देखते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन है, तो कह रहा है न्यायालय शब्द न केवल ऐसे हर व्यक्ति का द्योतर है जो पद रूप में न्यायाधीश अवैध हो, किंतु उस हर व्यक्ति का, तो ये कह रहा है न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया गया वो तो न्यायाधीश है ही, उसके अलावा भी कुछ व्यक्ति जो न्यायाधीश समझे जाएंगे। तो कौन कौन से होंगे वो आगे बताया गया है। जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो चाहे वो दांडिक हो, मतलब कोई ऐसे व्यक्ति जो विधिक कार्रवाई में चाहे वो सिविल हो चाहे दांडिक हो अंतिम निर्णय दे सकते हैं, या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने के अंतिम हो जाए वो निर्णय कर सकते हैं। अन्य प्राधिकार द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो जाए देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किए गए हैं, तो फिर उन्हें क्या माना जाएगा, उन्हें हम न्यायाधीश मानेंगे। अब न्यायालय कह रहा है, अब 20 में कह रहा है न्यायालय क्या है, तो ये कह रहा है न्यायालय शब्द न्यायाधीश का जिसे अकेले ही या न्यायिक कार्य करने के लिए, और कोई व्यक्ति है जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए कोई स्थान दिया गया है उसे हम क्या मानेंगे, न्यायालय। तो ये कह रहा है न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही या न्यायिक कार्य करने के लिए वे द्वारा सशक्त किया गया है, उस विधिक निकाय या जिसे निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए वे द्वारा सशक्त किया गया। तो जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतर कार्य करता है तो उसे क्या माना जाएगा, हम न्यायालय मानेंगे। मतलब जहाँ न्यायाधीश बैठ के अपना कार्य करता है, चाहे वो अकेला करता हो चाहे उसके और भी लोग हैं न्यायिक कार्य करने के लिए उनके साथ करता हो, तो हम उसे क्या मानेंगे, न्यायालय मानेंगे। अब जाता है 21 लोक सेवक। लोक सेवक के अंतर्गत कौन आएगा, तो कह रहा है लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का गोता है जो आत्मिक पश्चात निम्नलिखित में किसी भी में आता है, मतलब इसमें कुछ लोग दिए गए उनके अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे। तो कह रहा है कौन कौन से माने जाएंगे, तो पहला कह रहा है शब्द उस व्यक्ति का गोतक है जो आत्मिक पश्चात निम्नलिखित वर्णों में से किसी में आते हैं, तो वो लोक सेवक माने जाएंगे विद अनुगुण। अच्छा, अब आ जाता है इसमें सेकंड बता रहा है भारत में जो सेना में है, वायुसेना में है, और कोई आयुक्त, हर आयुक्त मतलब जो सेना में है, चाहे वायु हो चाहे नेवी हो चाहे आर्मी हो, और आयुक्त है कोई, तो वो हम मानेंगे लोक सेवक। कोई न्यायाधीश है या न्यायिक कार्य करने के लिए कोई सशक्त किया गया है वो भी हम लोक सेवक मानेंगे। चौथा कह रहा है न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापन, रिसीवर, कमिश्नर आती है, तो वो लोग भी क्या माने जाएंगे, लोक सेवक माने जाएंगे। 5 में कह रहा है किसी न्यायालय या लोक सेवा की सहायता करने वाला या जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य, तो वो क्या माना जाएगा, वो भी लोक ऑफिसर माना जाएगा। छठा ये कह रहा है कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसका किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी दूसरा कोई मामला विषयक निश्चित या रिपोर्ट निर्देशित किया गया हो, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा,
वो भी लोक सेवक माने जाएंगे। कोई मीडिएटर हैं या लोक प्राधिकार के लिए कोई सशक्त किए गए, वो भी माने जाएंगे। साथ में कह रहा है हर व्यक्ति जो किसी पद को धारण करता है जिसके आधार से किसी व्यक्ति को परिरोध करने का सशक्त किया गया है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कोई पद धारण किया है जिससे किसी व्यक्ति को परिरोध करने का भी उसे सशक्त किया गया है, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी लोक ऑफिसर माना जाएगा। 8 में कह रहा है सरकार का हर ऑफिसर। 8 में कह रहा है सरकार का हर ऑफिसर जिससे ऑफिसर के नाते कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण कर अपराधों का इंतला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे और लोक स्वास्थ्य क्षेम को सुविधा को संरक्षा करे, तो वो क्या माना जाएगा, लोक ऑफिसर माना जाएगा। जैसे कि पुलिस वाले होते हैं वैसे। अब नवा कह रहा है हर ऑफिसर जिसका ऑफिसर के नाते कोई कर्तव्य हो, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी लोक ऑफिसर माना जाएगा। ठीक है। और से किसी संपत्ति का ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, व्यय कर सकता है, सरकार की ओर से सर्वेक्षण निरीक्षण संविदा करे, तो वो क्या माने जाएंगे, लोक ऑफिसर माने जाएंगे। 10 कह रहा है हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य कि वह किसी ग्राम जिले धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, व्यय कर सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, कोई रेट या उद्धृत कर सकता है, ग्राम नगर जिले लोगों के अधिकार का अभिनिश्चय कर सकता है, तो वो क्या माना जाएंगे, वो भी हम उसे भी क्या मानेंगे, लोक ऑफिसर मानेंगे। हाँ 10 हो गया था। अब देखते हैं आगे। हाँ अब आ जाते हैं हम 11 पे। 11वां कह रहा है हर व्यक्ति जो किसी ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचन नामावली तैयार कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, बनाए रख सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है, निर्वाचन कर सकता है, वहाँ का संचालन कर सकता है, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो लोक ऑफिसर माना जाएगा। 12 कह रहा है हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा कर रहा है और जो सरकार से वेतन ले रहा है और उसके उस अधिकारी के रूप में कुछ कर्तव्य दिए गए सरकार की ओर से और वो उसके लिए फीस भी ले रहा है, तो हम उससे क्या मानेंगे, सरकार से वेतन ले रहा है तो हम उसे लोक ऑफिसर मानेंगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 22 पे। 22 कह रहा है जंगम संपत्ति। तो जंगम संपत्ति क्या होती है पहले ये देखते हैं। तो कह रहा है जंगम संपत्ति शब्द से यह आशय है कि इनके अंदर हर हाथ की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि वह चीज है जो उद्भुत किसी चीज के स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो इनके अंतर्गत नहीं आती। मतलब कोई ऐसी संपत्ति आती है जिसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाया जा सके, उसे कहते हैं जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति मतलब चल संपत्ति जो चल सके। ठीक है। जैसे कि कोई गाड़ी है उसे उठा के कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे पंखा है उसे कहीं भी ले जा सकता है, टब है उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, तो ऐसी संपत्ति को हम जंगम संपत्ति कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह को ले जाया जा सकता है। जैसे गोल्ड की कोई चीज़ है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, तो उसे कहते हैं जंगम संपत्ति। अब देखते हैं 23 कह रहा है सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ उसे कहते हैं जैसे कोई चीज़ किसी दूसरे की चीज़ है और जो कोई दूसरा व्यक्ति है वो तीसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए दे देता है और उससे लाभ ले रहा है। जैसे कि किसी का मकान है और उसने मकान किसी और को रहने के लिए दे दिया और उसने क्या किया, वो मकान किराए पर उठाकर उससे लाभ ले रहा है, क्योंकि उसे लाभ नहीं लेना चाहिए था, लाभ उसको फर्स्ट व्यक्ति को मिलना चाहिए पर वो ले रहा है, तो इसे कहते हैं सदोष अभिलाभ। तो कह रहा है सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने का व्यक्ति नहीं है। मतलब जो वैध रूप से हकदार है उसे लाभ नहीं मिल रहा, बीच का व्यक्ति लाभ ले रहा है, तो उसे कहते हैं सदोष अभिलाभ। ऐसे कहते हैं सदोषहानि। सदोषहानि तो ये कह रहा है जो व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति की कोई चीज़ है वो उसे तो लाभ नहीं मिल रहा, कोई बीच का व्यक्ति ले रहा है, तो जो वो हानि झेल रहा है उसे कहते हैं सदोषहानि। तो ये कह रहा है सदोषहानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। तो जो हानि उठा रहा है, जो वैध रूप से उसको लाभ लेने वाला व्यक्ति है वो हानि उठा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सदोषी हानि। अब कह रहे हैं बेईमानी क्या है। 24 बताता है बेईमानी के बारे में। तो ये कह रहा है जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, मतलब कोई ऐसी इंटेंशन से कार्य कर रहा है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ और दूसरे व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो उस कार्य को बेईमानी करता है यह कहा जाएगा। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जिस चीज़ से एक व्यक्ति को तो लाभ दे रहा है और दूसरे को हानि, तो वो क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा वो बेईमानी कर रहा है। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो
जो जिसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो लाभ लेने वाला व्यक्ति है, उसे लाभ न देकर क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को लाभ दे रहा है, ठीक है, तो उसे हानि हो रही है, तो इसे क्या माना जाए, बेईमानी। तो ये कह रहा है जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो और दूसरे व्यक्ति को हानि हो, ठीक है, एक को लाभ हो और दूसरे व्यक्ति को हानि हो, तो उसे क्या कहते हैं, बेईमानी कर रहा है वो। अब कपटपूर्वक क्या है, तो कह रहा है कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, मतलब कोई व्यक्ति कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है कि वह इस कार्य कपट करने के आशय से किया गया था। अब कह रहे हैं विश्वास करने का कारण, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अब देखते हैं हम 27 कह रहा पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे में संपत्ति। अगर पत्नी और लिपिक अगर सेवक के कब्जे में अगर कोई संपत्ति है तो क्या समझा जाएगा, तो ये कह रहा है जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निगमित है, उस व्यक्ति की पत्नी है या लिपिक है या सेवक के कब्जे में, तब यह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। तो ये कह रहा कोई चीज़ है या कोई संपत्ति है जो उस व्यक्ति की है, उसकी पत्नी के कब्जे में है या उसकी लिपिक के कब्जे में है या उसके सेवक के कब्जे में, तो ये माना जाएगा जैसे कि उसी व्यक्ति के कब्जे में है। अब देख रहे हैं कूटकरण। कूटकरण मतलब कोई चीज़ उसी जैसी कोई धोखा देने के लिए उसी जैसी कोई चीज़ बनाना, तो ये कह रहा है कूटकरण के बारे में। एक मिनट। तो ये कूटकरण के बारे में बता रहा है। तो क्या होता है कूटकरण, देखते हैं। जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है, मतलब एक चीज़ का वैसे ही दूसरी चीज़ बनाता है, नकल बनाता है इस आशय से कि वे इस संशय से प्रवंचना करें कि ये संभावना जानते हुए करता है कि तदनुसार प्रवंचना की जाए कि वह कूटकर करता है, यह कहा जाएगा। तो मतलब वैसे ही कोई चीज़ बनाता है, अगर कोई मूल है, मूल की वैसी ही प्रति बनाता है और उसे लोग ये समझें जैसे कि वो असली है, तो उसे क्या कर रहा है, वो कूटकरण कर रहा है। और गलत इंटेंशन से बना रहा है तो हम उसे क्या मानेंगे, कूटकरण कर रहा है। अब दस्तावेज कह रहा है कि दस्तावेज क्या है, तो कह रहा है दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसका किसी पदार्थ या अक्षरों या अंकों, चिन्हों, साधनों द्वारा जिनमें ऐसे किसी साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आश्रित हो या उपयोग किया जा सके, तो वो क्या माना जाएगा, वो दस्तावेज माने जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी है जो जैसे कोई चिन्ह किया गया है या साधन द्वारा कोई कुछ लिखा गया है या कोई पदार्थ द्वारा कोई चिन्ह बनाया गया, अंक बनाया गया, जिससे कि हम सबूत के लिए भी जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग में किए जाने के लिए आश्रित है, तो हम क्या मानेंगे, वो डॉक्यूमेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में कह रहा है। अब यहाँ देखते हैं आगे 30 में ये कह रहा है मूल्यवान प्रतिभूति कौन सी है, मूल्यवान प्रतिभूति कौन सी है, मूल्यवान प्रतिभूति, तो ये देखते हैं। तो कह रहा है मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है, मतलब मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट आता है जो ऐसा दस्तावेज है या ऐसा होना तात्पर्य जिसके द्वारा विधिक अधिकार या तो विधिक अधिकार सृजित किए हैं, विस्तृत किए हैं, आंतरित किए हैं, निर्बंधित किए हैं, निर्वासित किया गया है, छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह विधि दायित्व के साधनों के अधीन अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, तो ये क्या माने जाएंगे, मूल प्रतिभूति माने जाएंगे। मूल प्रतिभूति मतलब कौन से डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है जिसके विधिक द्वारा किसी व्यक्ति के लिए कोई अधिकार सृजित किए हैं, विस्तारित किए हैं, अंतरित किए हैं, निर्बंधित किए हैं, निर्वासित किए हैं या उस व्यक्ति द्वारा आविष्कार किया गया है या उसके द्वारा ये किया गया कि ये मेरे कोई उसका अधिकार है वो खत्म किया गया, तो उन्हें क्या माना जाएगा, मूल्यवान, या तो दिया गया या खत्म किया तो उन्हें मूल्यवान प्रतिभूति माना जाएगा। अब बिल के अंतर्गत 31 कह रहा है बिल के बारे में, तो ये कह रहा है बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का द्योतक है। बिल के अंतर्गत क्या आएंगे, कोई भी वसीयत आएंगे। 32 कह रहा है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लूप आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है जब तक कि संदर्भ में अन्य तत्कृत आशय प्रतीत न होता हो, संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लूप पर भी है, मतलब कार्य करने पे भी है और अवैध अगर वो कार्य को नहीं करता है तो क्या किया उसने, लूप किया, तो कह रहा अवैध लूप पर भी है। अब कार्य और लूप क्या है, तो ये ऐसे कह रहा है कोई 33 बता रहा है कार्य और लूप क्या है, तो कार्य का मतलब है कोई कार्य दिया गया वो कार्य किया तो वो कार्य हो गया। अब लूप क्या है कि कोई कार्य आपको दिया गया वो आपने नहीं किया तो क्या किया आपने, लूप किया, तो ये कार्य और लूप के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कार्य शब्द कार्यवाली का द्वेतर उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लूप शब्दों और लूपावली का कार्य तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक लूप है। अब 34 कह रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है,
तो ये कह रहा है सामान्य आशय को अग्रसर करने में व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, मतलब कोई आशय है, सामान्य इंटेंशन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है तो हम कहते हैं सामान्य आशय। तो कह रहा है जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा, मतलब अब जिसमें क्या बता रहा है सामान्य आशय, जो कह रहा है आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य इंटेंशन को अग्रसर करने के लिए, मतलब जो उनका उद्देश्य है उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। तो जितने व्यक्ति उस कार्य को करेंगे तो सब उसके लिए अपराधी होंगे। तो ये कह रहा है। अब बता रहा है 35 कह रहा है जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। अब कोई कार्य ऐसा है कि उसे पता था कि ये अपराध है और वो इसी इंटेंशन से किया गया है, तब के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कार्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे हर व्यक्ति उस अपराध के लिए क्या होंगे, दंडनीय होंगे, जैसे कि उसने अकेले किया हो। अब ये अंशतः कार्य या अंशतः लोप के बारे में दिया गया है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं हम 37। तो 37 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है किसी अपराध को घटित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करने का सहयोग करना। तो ये कह रहा है कोई अपराध गठन करने में कोई एक कार्य है वो एक व्यक्ति ने किया और कार्य आगे का कार्य किसी और ने किया, फिर आगे कार्य, मतलब अपराध करने में कई व्यक्तियों ने अलग अलग कार्य किए हैं जिससे वो अपराध गठित हुआ, तब के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, कोई अपराध है कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई अकेला किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में कोई एक कार्य भी करता है तो वो क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। तो ये माना जाएगा कि उसने अपराध किया। जैसे कहीं दंगा होना है तो उसमें एक व्यक्ति ने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, दूसरे व्यक्ति वहाँ ले गया, तीसरे व्यक्ति ने हथियार दिए, चौथे व्यक्ति ने वहाँ दंगा कराया, तो ये सब व्यक्तियों ने किया ना मिलके, तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा, ये कह रहा है। अब 38 कह रहा है आपराधिक कार्य में संलिप्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। तो कह रहा है जहाँ की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने के लगे हुए हैं या समझते हैं वहाँ उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के भी दोषी होंगे। मतलब कोई एक कार्य किया और उसमें और कार्य भी हो गए तो उन सभी कार्य के लिए दोषी माने जाएंगे। अब स्वेच्छा बता रहा है ये 39 स्वेच्छा। तो कह रहा है कोई व्यक्ति किसी परिणाम में स्वेच्छा कारित करता है तब कहा जाता है जब वह उसे साधनों द्वारा पारित किया गया जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम करने में लाते समय जानता था कि वह विश्वास करने के कार्य रखता था कि उसने उसको कारित किया। मतलब जानबूझ के कोई कार्य कर रहा है तो ये माना जाए कि उस इच्छा से कार्य किया है। अब 40 में बता रहा है अपराध। तो CRPC में तो बताता है क्लॉज 2 का क्लॉज N बताता है अपराध के बारे में, और IPC में सेक्शन 40 बता रहा है अपराध के बारे में। तो ये कह रहा है अपराध के अंतर्गत क्या आएगा, तो इसमें आगे बताइए कि ये वाले सेक्शन और ये वाले चैप्टर और ये वाले सेक्शन में जो चीज़ बताई गई वो अपराध के अंतर्गत आएंगी, तो ये बताई गई है। अब आ जाते हैं हम 41 कह रहा है विशेष विधि। विशेष विधि क्या है, विशेष विधि वह विधि जो कि विशिष्ट विषय को लागू होती है। कोई विशेष विधि ऐसी है, विशेष विधि उसे कहते हैं कोई विशिष्ट चीज़ों पर लागू होती है। जैसे कि कोई विशेष लॉ है, जैसे कोई अपराध के लिए कोई विशेष लॉ बनाया गया हो, जैसे कि प्रॉपर्टी एक्ट है तो क्या है, एक विशेष लॉ है क्योंकि वो प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया है, तो ऐसे ही विशेष लॉ माने जाएंगे। जैसे कोई NI एक्ट है वो हमारे NI एक्ट है वो चेक वगैरह के या बैंक का कोई कार्य उसके लिए बनाया गया है, तो वो भी एक विशेष लॉ है। ऐसे ही कोई विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए कोई विशेष लॉ बनाया गया उसे हम विशेष लॉ कहते हैं। और स्थानीय लॉ मतलब जैसे कोई अपने स्थान में, एक पर्टिकुलर स्थान में ही लगता है तो उसे हम विशेष लॉ कहेंगे। जैसे कि हमारे यूपी में यूपी भू राज्य अधिनियम, MP का रेंट कंट्रोल एक्ट वो MP में ही लगता है, राजस्थान का रेंट कंट्रोल एक्ट राजस्थान में लगता है, यूपी का रेंट कंट्रोल एक्ट यूपी में लगता है। ऐसे ही अपने एक क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई अपना लॉ बना लेते हैं, उसे कहते हैं स्थानीय लॉ। अब 33 बता रहा है अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध।
कोई अवैध क्या है, अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो ये कह रहा है अवैध शब्द उस बात को लागू होता है जो अपराध हो या विधि द्वारा प्रतिषेध हो। मतलब कोई अवैध के अंतर्गत क्या है, कोई विधि द्वारा कोई चीज़ प्रतिषेध कर दी गई है फिर भी वो कार्य करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा, अवैध कार्य किया है, क्योंकि उसके विरुद्ध कार्य किया है। अब 44 में 44 में क्षति कह रहा है, तो कह रहा है क्षति शब्द किसी प्रकार का अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के भीतर कौन कौन सी क्षति, या तो मन की क्षति, शरीर की क्षति, ख्याति या संपत्ति की, वो अवैध रूप से कारित करता है। तो इनको क्षति अगर कोई अवैध रूप से देता है तो फिर क्या माना जाए कि उसने क्षति की है। अब 45 में कह रहा है जीवन के बारे में, तो ये कह रहा है जीवन शब्द मानव जीवन का द्योतक है। अब 45 में जो जीवन बताया गया है उसके अंतर्गत मानव जीवन का द्योतक है। और मृत्यु के 46 में मृत्यु बताया गया है, तो मृत्यु में किसका द्योतक है, मानव मृत्यु का द्योतक है। अब 47 बता रहा है जीव जंतु के बारे में, कह रहा है जीव जंतु शब्द मानव से विभिन्न जो जीवधारी हैं उनके लिए आता है जीव जंतु। मतलब ऊपर बता दिए 45 में जीवन, तो जीवन किसका, मानव जीवन के बारे में बता रहा है, मानव जीवन का द्योतक है। और 46 बता रहा है मृत्यु के बारे में, तो मानव की मृत्यु के बारे में द्योतक है। 47 बता रहा है जीव जंतु के अंतर्गत क्यों ना आए, तो ये कह रहा है मानव को छोड़कर जो भी ऐसी चीज है जो कि जिंदा है उसे क्या माना जाएगा, जीव जंतु माना जाएगा। अब जलयान 48 बता रहा है जलयान के बारे में, तो ये कह रहा है जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो कि मानव के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई। मतलब जो जल में आवागमन के लिए जो भी चीज बनाई गई उसे हम क्या कहते हैं, जलयान। वर्ष और माह क्या है, तो ये कह रहा है जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ब्रिटिश कैलेंडर, उसमें जो वर्ष माह बताए गए हैं वही वर्ष माह माना जाएगा। तो 49 50 कह रहा है धारा, तो ये कह रहा है जो इस एक्ट में जो कोई एक बात कही जाती है तो एक उसे पॉइंट दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, धारा। तो कह रहा है धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिरे पर लगे संख्या द्वारा सुभिन्न किया गया है। तो अब शपथ की कह रहा है, शपथ क्या है, 51 तो कह रहा है शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्य सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो वो क्या माना जाएगा, शपथ के अंतर्गत आता है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसी कोई चीज, ठीक कह रहा कोई घोषणा करता है लोक सेवक के समक्ष, ठीक है, जो अनंत सबूत में भी उपयोग में लाई जा सकती, तो उसे क्या कहते हैं, शपथ। अब सद्भावना पूर्वक कह रहा है कोई काम सद्भावना पूर्वक किया गया, तो सद्भावना पूर्वक मतलब वो कार्य है जो समय सतर्कता से किया गया हो, ध्यान दे के किया गया हो, कहीं से कोई कुछ किसी को नुकसान ना हो, तो हम उसे क्या मानेंगे, सद्भावना पूर्वक किया गया है। पर इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है वो नेगेटिव दे रखी है। अब 52 बताता है संश्रय। संश्रय का मतलब होता है किसी को कोई आश्रय देना, तो वो संश्रय के अंतर्गत आएगा। संश्रय तो कह रहा है संश्रय में बता रहा है कि संश्रय आश्रित व्यक्ति की पति या पत्नी नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी में कोई कार्य कर रहा है उसमें आप किसी को रख लेते हैं, जैसे खाना दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, या किसी को रहने की जगह दे देते हैं, तो क्या दिया आपने, संश्रय दिया। पर संश्रय में पति और पत्नी का पति के लिए नहीं माना जाएगा। तो कह रहा है संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति के आश्रय में क्या क्या दिया, भोजन, आश्रय, पेय पदार्थ, धन, वस्तु, गोला बारूद, परिवहन साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वो किसी प्रकार के हों या जिस प्रकार के साधन का परिगणित है किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाना, बचने के लिए करना, तो ये क्या माना जाएगा, संश्रय। अब आ जाते हैं हम चैप्टर थर्ड बताता है हमारे दंडों के विषय के बारे में। अभी तक तो ये डेफिनेशन बता रहा था, अब चैप्टर थर्ड बता रहा है दंडों के बारे में। तो पहला देखते हैं, तो कह रहा है 53 दंड के बारे में बता रहे कि जो हमारे जो IPC है उसमें हमारे इंडिया में कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं। तो ये कह रहा है अपराध इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंड से दंडनीय भी ये हैं। पहला है मृत्यु दंड दिया जा सकता है, दूसरा आजीवन कारावास दिया जा सकता है, तीसरा रिपील कर दिया है, चौथा कह रहा है कारावास जो दो भांति का, कौन कौन सा, एक तो कठोर मतलब जो श्रम द्वारा मतलब कोई कार्य कराया जाता है, जब जेल में रखा जाता है व्यक्ति को, तो वो वाला कारावास जिसमें मतलब कोई व्यक्ति श्रम कराकर मेहनत कराकर कारावास दिया जाता है, इतने दिन का काम करना पड़ेगा, तो ये क्या है, श्रम द्वारा कारावास। और दूसरा है सादा कारावास। अब
पाँचवा क्या है? पाँचवा कह रहा है संपत्ति का समर्पण, मतलब जो जिसने अपराध किया उसकी संपत्ति क्या कर लेना? समर्पण कर लेना। और छठा है जुर्माना, मतलब उस पर जुर्माना लगा देना। तो ये हो गए अपराध। कितने प्रकार के हुए? तो वैसे ये 6 प्रकार के, एक रिपील हो गया है, तो ये 5 प्रकार के हो गए। अब आ जाते हैं हम 53A में। 53A बताता है निर्वास के प्रति निर्देशन का अर्थ लगाया जाना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन देखेंगे। अब देखते हैं 54 कह रहा है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। अब ये कह रहा है कोई मृत्यु दी गई है, मृत्यु दंड दे दिया गया है, उसको छोटा करवाना है, तो कितना हो सकता है? तो कह रहा है हर मामले में जिसमें मृत्यु दंडादेश दिया गया है उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना, सहमति मतलब अपराधी की सहमति की जरूरत नहीं है, समुचित सरकार मतलब जो सरकार अभी प्रेजेंट में है वो सरकार चाहे तो उस दंड को थोड़ा कम कर सकती है अगर कोई मृत्युदंड दिया गया है तो। अब कह रहा है 55 में बता रहा है आजीवन कारावास के बारे में। तो कोई आजीवन कारावास दिया गया उसका लघुकरण मतलब उसका छोटा कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है? तो कह रहा है हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास दिया गया है अपराधी की सहमति के बिना कोई समुचित सरकार मतलब समुचित सरकार मतलब प्रेजेंट में अभी सरकार जो है वो सरकार चाहे तो क्या कर सकती है उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो दोनों में से किसी भी बात का कारावास लघुकृत कर सकती है। तो क्या कर सकती है? अगर कोई व्यक्ति है उसे आजीवन कारावास दिया गया है तो उसको अगर छोटा करेगी तो कितना करेगी? जो 14 वर्ष से कम का होगा। जो अगर आजीवन कारावास कम किया गया है, लघुकरण किया गया है, तो कितना लघुकरण किया जाएगा? 14 वर्ष से कम का रहे इतना लघुकरण किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम 55A। तो अब ये कह रहा है कि भैया तुम समुचित सरकार वो तो कर रही है, लघुकरण तो कर रही है आजीवन कारावास मृत्युदंड का, पर ये है कौन समुचित सरकार? तो ये कह रहा है तो धारा 54 और 65 में समुचित सरकार पद से पहला ये बता रहा है जो केंद्र में जो प्रेजेंट में जो सरकार है वो समुचित सरकार मानी जाएगी, और जो राज्य में कोई सरकार चल रही है अभी प्रेजेंट में तो वो क्या मानी जाएगी? वो समुचित सरकार मानी जाएगी। 56 निश्चित कर दिया गया है। अब आगे 57 कह रहा है दंडा विधियों की भिन्न। अब दंडा विधियों की भिन्नों के बारे में बता रहा है। तो दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास से 20 वर्ष का कारावास के तुल्य माना जाएगा। अभी कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसने बहुत सारे अपराध किए हैं, अब उसे दंड ज़्यादा देना है। अब इतनी उसकी एज तो है नहीं, मतलब उम्र आदमी की एक होती है 70 साल 80 साल 60 साल। अब उसे अपराध उसने ज़्यादा किया, उसका ज़्यादा दंड माना जा रहा है। तो अभी ये कह रहा है उसमें हम क्या करेंगे, जो आजीवन कारावास है उसे 20 वर्ष के समतुल्य मान लेंगे। अब जैसे 5 उसने अपराध किए और 5 में सजा दे दी, एक में 20 साल की दे दी गई, एक में 14 साल की दे दी गई, एक में फिर 14 साल की दे दी गई, एक में आजीवन कारावास दे दिया गया। अब इतनी सजा वो कैसे भुगतेगा? तो क्या करेंगे फिर जो आजीवन कारावास है तो एक इसमें एक ही अपराध के लिए सजा दी जा सकती है, तो आजीवन कारावास को हम 20 वर्ष का मान लेंगे। 58 और 59 ये निश्चित है। अब आ जाते हैं 60 कह रहा है दंडादेश कारावास के कितने मामले में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। तो ये कह रहा है अगर जो दंड दिया गया है, जो अगर न्यायालय ने उसे दंड दिया है किसी व्यक्ति को, तो वो संपूर्ण या उसका कोई भाग कठिन हो सकता है, मतलब श्रम द्वारा कराया जा सकता है, और या सादा भी हो सकता है। तो ये कह रहा है 60। अब 61 62 निश्चित है। अब आ जाते हैं 63। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 63 कह रहा है जुर्माने की रकम। तो कह रहा है जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई जितना तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम का जुर्माना दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ने कोई कार्य ऐसा कर दिया जिसमें जुर्माने का दंड दिया गया है, अब उसे कितना जुर्माना दिया जाएगा, और उसमें जुर्माना कोई निश्चित मतलब लिखा नहीं गया तो कितना दंड जुर्माना दिया जाए। तो कह रहा उतना जुर्माना दिया जाएगा जो मर्यादित होगा। अब पता चले मेरी साइकिल किसी ने तोड़ दी है, अब मुझे उस पर जुर्माना लगाना है, साइकिल है 15,000 की, जुर्माना कह रही हूँ मैं 50,000 का लगा दूँ, तो ऐसे नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारी ये देखा जाएगा साइकिल कितनी पुरानी थी, कैसी कंडीशन में थी, तो वो तोड़ी है तो कितनी टूटी है, उसी के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है 63 मर्यादित जुर्माना लगेगा। अब आ जाते हैं 64 कह रहा है जुर्माना न देने पर कारावास का दंड। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने जो जुर्माना नहीं दे रहा है तो उसका क्या किया जाए। तो कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रही जुर्माना दंडादेश हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा है उसने अपराध किया जिसमें उसे कारावास भी दिया गया और जुर्माना भी दिया गया है,
तब वो व्यक्ति को अब वो क्या कर रहा है, अब वो जुर्माना नहीं दे रहा, तो फिर क्या किया जाए, कह रहा है तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादेश हुआ है, वह न्यायालय से ऐसे अपराधी को दंडादेश करेगा सक्षम होगा। दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यक्तन होने की दशा में अपराधी अमुक विधि के कारावास के भोगने जो कारावास उस अन्य कारावास से अतिरिक्त होगा जिसे वह दंडादेश हुआ है या जिसके वह आदेशन के लौकन पर दंडनीय है। तो ये कह रहा है अगर कोई जुर्माना नहीं देगा तो अगर वो कोई उसमें कारावास भी और जुर्माना भी है, तो कारावास तो भोग रहा है और उसने जुर्माना नहीं दिया है, तो जुर्माना नहीं दिया तो जुर्माना के लिए उसे और कारावास दिया जाएगा। मतलब एक तो कारावास वो भोग ही रहा है उस अपराध के लिए, और जुर्माना नहीं देगा तो उसी में और बढ़ा दिया जाएगा। मतलब वो उससे और बढ़ा के जो दंड है वो जुर्माने के लिए दिया जाएगा, मतलब बढ़ा के नहीं, मतलब और दिया जाएगा, जो कि मेन जो कारावास भुगत रहा है उससे अलग होगा। अब 65 कह रहा है 65 कह रहा है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकें तब जुर्माना न देने पर कारावास। अब ये कह रहा है अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे जुर्माना भी दिया गया है और कारावास भी लगाया गया है, अब तब वो जुर्माना नहीं दे रहा, तो कह रहा है तो यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया गया है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्तिगत होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावास किए का निर्देश देगा। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए है। मतलब कोई उसने अपराध किया, उसमें जुर्माना भी है और अपराध भी है, और अपराध के लिए सजा दी गई 2 साल। अब वो जुर्माना नहीं दे रहा तो उसे कितनी सजा और दी जाए, तो जो मेन उसे सजा दी गई, मतलब जो 2 साल की सजा दी गई उसे क्या करेंगे, उसके 4 हिस्से कर देंगे, मतलब उसे 6 महीने की सजा दी जाएगी। तो 1/4 कितनी दी जाएगी सजा, 1/4 1/4। अब आ जाते हैं 66 कह रहा है जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। तो ये कह रहा है जुर्माना न देने पर वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यक्तन होने की आरोपित करे ऐसी किसी बात का हो सके जिसके अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया गया है। ठीक है, वो न्यायालय कौन सा देगा, न्यायालय देगा। अब ये है कह रहा है 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय। अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें केवल जुर्माना ही है, उसमें कारावास नहीं है, जुर्माना ही है, तब वो जुर्माना नहीं दे रहा तो अब क्या करेंगे। तो ये कह रहा है यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो वह कारावास जिसमें न्यायालय जुर्माना देने में व्यक्तन होने की दशा के लिए आरोपित करे सादा होगा, सादा भी हो सकता है, वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्तन होने की दशा के न्यायालय अपराधी को कारावास करने का निर्देश देगा निम्न मापमान से अधिक नहीं होगा, अर्थात जबकि जुर्माना का परिणाम 50 रुपये है। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई अपराध किया है, उसमें केवल जुर्माना है, ठीक है, उसमें कारावास नहीं है, तब वो जुर्माना नहीं दे रहा, तब हम उसे कितना कारावास देंगे। तो ये कह रहा है अगर जुर्माना 50 रुपये से अधिक ना हो, अगर 50 रुपये तक का जुर्माना है तो हम उसे 2 साल का 2 मास का कारावास देंगे। ठीक है, अगर उसने 50 रुपये का जुर्माना है तो हम कितने दिन का देंगे, 2 वर्ष का, 2 वर्ष की सजा, 2 माह की सजा। ठीक है, 2 माह की, 50 रुपये पे 50 रुपये तक का है तो 2 माह का मास से अधिक कोई अवधि तथा जबकि जुर्माना का परिणाम 100 रुपये है, मतलब 100 रुपये तक का है तो उसे देंगे हम 4 माह का कारावास देंगे। अगर 100 रुपये का जुर्माना है तो हम कितने देंगे, 4 माह का। और अगर 100 रुपये से ज़्यादा है, 4 माह से ज़्यादा है, कितना भी हो, करोड़ हो, 1000 हो, 10,000 हो, कितना भी जुर्माना हो, तब हम उसे सज़ा केवल 6 माह की देंगे। तो ये कह रहा है अगर कोई कार्य ऐसा है जिसमें कोई अपराध ऐसा है जिसमें सिर्फ जुर्माना है, सज़ा नहीं है, और व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो हम कैसे सज़ा देंगे। अगर 50 रुपये तक का जुर्माना है तो उसे 2 महीने की सज़ा देंगे, 2 महीने की सज़ा देंगे। अगर 100 रुपये तक का जुर्माना है, 50 से ज़्यादा है और 100 रुपये तक का है तो हम उसे 4 महीने की सज़ा देंगे। और अगर 100 रुपये से ज़्यादा है, अब कितना भी जुर्माना हो सकता है 100 रुपये से ज़्यादा, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 200 रुपये हो, तो फिर हम उसे सजा देंगे 6 माह की। अब आ जाते हम, अब ये कह रहा है 68 जुर्माना देने पर कारावास या प्रवेशन हो जाना।
अब ये कह रहा है अगर वो जुर्माना दे देगा तो फिर क्या करेगा, जितना जुर्माना दे दे उतने उसे छोड़ दिया जाएगा। तो कह रहा है जुर्माना देने में व्यक्ति होने की दशा के लिए अधिरूपित कारावास तथा परिवेशित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया गया है या विधि द्वारा प्रक्रिया द्वारा उद्धृत कर लिया जाएगा। अगर जुर्माना आ गया है तो फिर उसे क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब ये कह रहा है 69 कह रहा है जुर्माने के अनुपातित भाग के लिए जाने की दशा में कारावास के प्रावधान। अब मतलब ये कह रहा है जैसे कोई 100 रुपये का जुर्माना है और उसने 50 रुपये दे दिए तो फिर क्या करेंगे, उसे 4 महीने की सजा थी वहाँ 2 महीने की सजा दे देंगे और 2 महीने की माफ़ कर देंगे। जितना जुर्माना आ जाएगा उतनी सजा कम हो जाएगी। अब 70 कह रहा है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्धृत होना संपत्ति के दायित्व में मृत्यु अनिमित्त नहीं होगा। तो ये कह रहा है जुर्माना अगर लगा दिया गया है तो वो मृत्यु से खत्म नहीं होगा। वो अगर कोई व्यक्ति 6 साल के अंदर वो जुर्माना ले लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कारावास भुगत रहा है और उसे जुर्माना लग जाए तो वो जब छूटेगा उसके 6 साल के अंदर उसे जुर्माना भरना होगा। अब 71 कह रहा है कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि। तो ये कह रहा है अब जब कई अपराध हैं, कई अपराध हुए तब दंड दिया जा रहा है, तब कितनी अवधि दी जाएगी। तो कह रहा है जहाँ की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनके का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के लिए दंडित न किया जाएगा जब तक कि ऐसे विविध रूप से उपबंधित ना हो। मतलब अब ये कह रहा है कोई अपराध किया गया, उस व्यक्ति में एक गोली मारी गई, वो तभी ही मर गया था, तो उसने गोली मार दी एक बार तो उसे मारने की सजा दी जाएगी। अब उसने 15-20 गोली दी हैं तब भी वो व्यक्ति मरा तो फिर अब उसे क्या मतलब 2-3 सजा दी जाएंगी, नहीं। तो ये कह रहा है तो फिर कितनी सजा दी जाएगी, एक ही बार में सजा दी जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति है उसने एक लाठी मारी, ठीक है, उसे चोट लग गई, अब उसे सजा दी गई, एक लाठी के लिए दी गई, उस 4-5 लाठी मारी तो 4-5 लाठी के लिए तो नहीं दी जाएगी, मतलब वो लाठी मारने के लिए दी जाएगी। तो वही बता रहा है ये। अब 72 क्या कह रहा है, तो 72 कह रहा है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह कि वह कारावास का दोषी है। मतलब बहुत सारे अपराधों में से कई अपराधों उसमें से एक के लिए वो दोषी माना गया है और के लिए संदेह है कि वो दोषी हो सकता है। तब क्या कह रहा है, तो कह रहा है उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया गया कि व्यक्ति उस निर्णय में निर्दिष्ट कोई अपराध एक या का दोषी है किंतु अन्य में संदेह पूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी और हो सकता था। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए वो कम से कम दंड से दंड का उपबंध हो। ठीक, क्योंकि संदेह ही तो है पर उसे कंफर्म तो नहीं हुआ है तो फिर उसे कौन से दंड से दिया जाएगा, जो कम से कम दंड से उपबंधित हो। अब एकांत परिरोध के बारे में कह रहा है। एकांत परिरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक जगह पर एकांत में बंद कर देना। तो 73 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सके कि अपराधी को उस कारावास के लिए जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 महीने से अधिक नहीं होगा उसे एकांत परिरोध दे सकता है। मतलब न्यायालय को लगता है किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध किया है जिसमें एकांत परिरोध देना चाहिए तो न्यायालय क्या करेगा, उसे फिर एकांत परिरोध देगा। और एकांत परिरोध की सजा कितने दिन तक की हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की। तो ये बता रहा है। तो आगे कह रहा है यदि कारावास की अवधि 6 माह है, मतलब कोई कारावास ऐसा है जिसमें 6 महीने की सजा है तो उसे 1 माह से अधिक का एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 6 माह से अधिक का कारावास 6 माह से अधिक 1 वर्ष तक का कारावास है, अगर उसे 1 वर्ष तक का कारावास है तो उसे 2 महीने तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे 1 वर्ष से अधिक के लिए कोई सजा दी गई है तो 1 वर्ष से अधिक के लिए अगर कोई सजा दी गई तो उसे 3 महीने तक कारावास में एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे 6 महीने की सजा है और उसे एकांत परिरोध देना है तो उसे 6 महीने की सजा है उसमें से कितने दिन के लिए एकांत परिरोध दे सकते, 1 महीने के लिए। अब ये कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे 6 महीने से ज़्यादा और 1 वर्ष तक के सजा है तो उसे 2 महीने का हम एकांत परिरोध दे सकते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 1 साल से ज़्यादा उसे कारावास दिया गया उसे उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अब कह रहा है 74 कह रहा है एकांत परिरोध की अवधि।
एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बता रहा है कि एकांत परिरोध की अवधि कैसे चलेगी। तो ये कह रहा है एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसी परिरोध किसी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब अब जब एकांत परिरोध दिया गया है तो एक बार में उसे 14 दिन के लिए रखा जाएगा एकांत परिरोध में, फिर उसे नॉर्मल कारावास में रखा जाएगा। फिर 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 रखा जाएगा उसे एकांत परिरोध में, फिर उसे क्या किया जाएगा, फिर उसे नॉर्मल में रखा जाएगा। मतलब 14 दिन से अधिक के लिए एक बार में एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। एक ही ऐसे एकांत परिरोध के कालावधि के बीच उन कालावधियों में अनियमित अंतराल होगा जिसमें 3 माह से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास में 1 माह से अनंत परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में उन्हीं कालावधि में अनियमित अंतराल होगा। मतलब ये कह रहा है एक अगर किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध दे दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे इकट्ठा एकांत परिरोध दे देंगे, उसे क्या कहेंगे, समय अंतराल में देंगे। जैसे कि पहले दे दिया कुछ दिन का एकांत परिरोध, 14 दिन का या 10 दिन का, फिर उसे नॉर्मल कारावास में दे दिया, फिर दे दिया 14 दिन तक का, फिर मतलब 14 दिन से कम का या 14 दिन का, तो फिर उसे नॉर्मल में रखा गया, ऐसे रखा जाएगा। अब कह रहा है 75 पैराग्राफ कह रहा है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 और 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। तो ये कह रहा है जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या 17 के 3 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति का कारावास से दंडाधित किया गया है, कोई व्यक्ति है जो दंडाधित किया गया है दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के दिन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडित किसी दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चावर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। अब मतलब ये कह रहा है कि पहले भी उसने ऐसा ही अपराध किया है, अब दोबारा कर रहा है, तो फिर उसे क्या कह दिया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, अब उसे दंड दिया जाएगा। क्योंकि वो पहले भी कर चुका, अब दोबारा कर रहा है, तो यही अगर बार बार करेगा तो फिर वो आजीवन कारावास दे दिया जाएगा या 10 वर्ष तक के लिए दंडित किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 4 और चैप्टर 4 आ गया। अब हम चैप्टर 4 को करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।